नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने चैनल सबकी सुनो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, सुनवाने जा रहे हैं, जो कि कानगो रिटायर्ड है और सन 1962 के हाई स्कूल पास हैं। तो आज हमारी जो युवा पीढ़ी, युवा वर्ग या जो हमारे स्टूडेंट हमें इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, आज वो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिलेगा। सो देर ना करते हुए आइए हम चलते हैं, उस शख्सियत से मिलवाते हैं आपको, उनको सुनते हैं। आइए एक बार देखिए, आप कैमरे में देख सकते हैं कि आज तकरीबन 78 और 80 के अप्रॉक्स इनका एज है। फिर भी देखिए, इस धूप में, ठंड का मौसम है, तो आराम से बैठ के अपना काम कर रहे हैं। मतलब कि ये गवर्नमेंट के साइड से रिटायर्ड हो गए हैं 60 साल में, लेकिन खुद के व्यक्तित्व और जो इनका अनुभव रहा है, खुद से नहीं रिटायर हो पा रहे हैं। ठीक है, आज भी देखिए वो काम को उतने ही मन और लगन से करते हैं, जो कि मैं आपको कैमरे में पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आइए इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और सुनते हैं आपके ज़िंदगी का पूरा अनुभव, जो कि हमारे युवा पीढ़ी को कुछ समझने सीखने का मौका मिलेगा। सो नमस्कार सर, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, देखिए हमें आपके बारे में कुछ जानकारी मिली है कि देखिए आप लेखपाल, फिर कानगो रिटायर्ड हुए और अभी 78 और 80 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी एज होगी। फिर भी देखिए इस तरीके से काम धाम सुबह से लेके शाम तक अपने कार्यों में लीन रहना। तो सर ये सब चीज़ें कैसे हो पाता, थोड़ा अपने बारे में बेसिक बताइए। क्योंकि देखिए आपका अनुभव ये हमारे आज युवा वर्ग के लिए हो सकता है एक बहुत बड़ा एक कैप्सूल बने, एक अच्छा समझिए एक प्रेरणा प्रसंग हो सकता है, एक मोटिवेशन हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादातर युवा पीढ़ी देखते हैं, विद्यार्थी लोग देखते हैं, तो उनको आप कुछ मैसेज दीजिए, कुछ सामाजिक संदेश आपसे मिले और आपके जीवन से अब तक का जो अनुभव रहा है, कुछ संघर्ष रहा है, उसको आप प्लीज़ आप बताने का प्रयास करें। बहुत बहुत नमस्कार आप सर, आपका इस चैनल में और स्वागत है। ठीक है, आपको दिया जाएगा और आपको अनुभव इस सब का ज़मीन से संबंधित अनुभव प्राप्त किया जाएगा। जी। अच्छा, आपका कुछ बेसिक चीज़ें जो बताएं, आपका पढ़ाई लिखाई और जन्म स्थान कुछ बताएं ज़रूर। अब जैसे कि हमारा निवास स्थान ग्राम लालपुर कल्याणपुर है और मैं एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मीपुर से सन 1962 में हम पास हुए हैं। जी। और आप बात ही करें। हाँ, और चश्मा एक बार निकाल दें सर आप। हाँ, चश्मा। और इसमें सन 62 के बाद सन 65 से हम कार्यरत हो गए। अच्छा। हम 16.5 साल की अवस्था में जी। हाई स्कूल पास किए थे और 19 के लगभग में हम सर्विस में आ गए थे। अच्छा। तो शुरुआती सर्विस क्या थी, मतलब उसको कैसे आपने पाया था कुछ? शुरुआती सर्विस में हमारे यहाँ चकबंदी चल रही थी जी। तो उस दौरान चकबंदी स्टाफ हमारे गांव में रहता था जी। तो चकबंदी स्टाफ को काम की आवश्यकता देख करके हमसे काम लेना शुरू कर दिए। अच्छा। जब काम लेना शुरू कर दिए तो काम में निपुणता देखे जी। तो उसके आधार पर हमको अपने काम के रुचि में लगवा लिए। अच्छा। और दफ्तर पर ले गए। जी। जब दफ्तर पर ले गए तो वहाँ दफ्तर कार्यालय कहाँ पे था? कार्यालय दूसरे गांव पर था, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा। तो वहाँ पर गए तो वहाँ के अधिकारी जो सबको मेंटेन करते थे जी, तो वो देखे कि लड़के को कहाँ बैठाए हो, क्यों निकालो बाहर करो। तो लेखपाल बोल गया जो हमारे गांव का था, वह कहा कि ऐसा है कि साहब इनसे हम पूरी खतौनी लिखवा डाले हैं और कई 2-4-10 पन्ना लिखना है, कहिए तो ये ही राइटिंग में पूरा लिखा दें। अच्छा। तो साहब राइटिंग इनकी अच्छी बनती है जी। हम लोग मिडिलची थे। अच्छा। राइटिंग हम लोग बढ़िया बनती, तो उस राइटिंग के आधार पर हमको नियुक्त कर लिया। अच्छा, देखिए कितना एक अनोखा अनुभव रहा है सर का कि एक राइटिंग के आधार पे। किस सन में हुआ था आपका अपॉइंटमेंट? सन 65 में। सन 1965 में चकबंदी विभाग द्वारा सर की राइटिंग के स्तर पर इनकी जो गुणवत्ता थी, कुछ कौशल थे, कि उनके आधार पे इनकी गवर्नमेंट पोस्टिंग हो गई। अच्छा, और इसके बाद क्या हुआ? और इसके बाद तब 3 साल सर्विस के बाद हमारी सर्विस कंफर्म हो गई। अच्छा, 3 साल मतलब आप टेम्परेरी थे, इसके बाद अस्थायी हो गया? अस्थायी हो गए। जी। तो आपको कौन सा पद मिला था उस समय? उस समय हमको चकबंदी लेखपाल का पद मिला था। अच्छा। इसके बाद क्या रहा संघर्ष आपका? इसके बाद काम
करते करते धीरे धीरे तब हमको सिलेक्शन ग्रेड जब मिल गया तो इसके बाद चकबंदी कर्ता का पोस्ट मिला। अच्छा अच्छा, ये चकबंदी कर्ता मतलब ये लेखपाल से बड़ा पोस्ट होता है? हाँ। अच्छा, चकबंदी कानगो। अच्छा अच्छा, उसी को चकबंदी कर्ता कहते हैं। देखिए हमारे जो युवा पीढ़ी और हाँ, हमारे स्टूडेंट जो हमें देख पा रहे हैं या जो भी इस वीडियो को कुछ संदेश के तहत देख पा रहे हैं, जानकारी के तहत, तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को ध्यान से सुने, सर की बातों को ध्यान सुने। सर 78 ईयर्स के एज में हैं, इन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से सीखिए, समझिए और जानिए सर की पूरी बातों को। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे मतलब हम लोग उस समय बहुत अनुशासित ढंग से पढ़ते थे जी, और काम भी करते थे। अच्छा अच्छा, जो कि आज की नसीहत में बहुत दूर है। अच्छा, आज के मतलब जो युवा पीढ़ी है बहुत मुश्किल है उनके लिए मुश्किल इस नाते है कि ये सब अनुशासित नहीं है। अनुशासित नहीं है। जिस अनुशासन से हम लोग काम कर चुके हैं, पढ़ाई लिखाई और कार्यभार ग्रहण किए हैं, वो उतना अनुशासन इस सब के पास नहीं है। अच्छा, नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों की कदर करते थे। हम लोग अपने अधिकारियों का भी कदर करते थे। अधिकारी अपने कर्मचारी को समझते थे कि हमारा कर्मचारी है। आजकल वो संजोग नहीं है। अच्छा, देखिए पीछे इच्छाएं बहुत दूर हो गई है। अच्छा अच्छा, अच्छा देखिए सर एक चीज़ कह रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी या जो अभी विद्यार्थी हैं वो अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो अनुशासन के वजह से कई सारी चीज़ें छूट जा रही हैं। तो एक बार सर आप बताइए, एक तरह आप तो एक गार्जियन हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप प्लस गवर्नमेंट नौकरी को आपने, गवर्नमेंट ने अभी आपको रिटायर्ड भी किया है सरकारी नौकरी से, तो आप किस तरह मतलब बताना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को कि वो अनुशासित रह सके और अपने कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर सके? इसमें कहने का मतलब यह है जी, आदमी को अपने स्वभाव से ही जी, योग्यता के अनुसार जी, आदमी को अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के सोच में जी, वो अपनी उदार नीति अपना करके अच्छा, अपने भरण पोषण के लिए यानी क्रियान्वयन करना चाहिए। अच्छा, यह आदमी की अपेक्षा बनती है। जी, अगर आदमी का अपेक्षा नहीं है तो आदमी को सफलता मिलने में बहुत मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा, जो अनुभव हम लोगों को हो चुका है। जी, आप जिस काम के लिए अपेक्षित हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें आपको उसके हर नियम विधान को समझना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कि इसमें कुशलता कैसे मिलेगी, उसको उस ढंग से सत्संग कीजिए, व्यवहार कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। अन्य बातें निर्भर होती हैं अपने सुकून के लिए। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा क्या कहा जाए, आप लोग तो मैंने खुद समझदार हैं। अच्छा सर ये बताइए, से पढ़ाई लिखाई से आप लेखपाल रहे, इसके चकबंदी अधिकारी रहे, कांगो से रिटायर्ड हुए हैं, तो जैसे बहुत लोग जैसे ये सोच लोगों का समाज में कि गरीब होते हैं, तो क्या गरीब लोग पढ़ाई नहीं कर पाते? इस संबंध में क्या आपकी राय है? जैसे उन्हें ये लगता है कि हम भाई हम गरीब परिवार में पैदा हो गए हैं, हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, तो इस वजह से हम चाह के भी हम ये अधिकारी या जो भी पद है हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इस पे क्या आपकी राय रहेगी? अब जैसे कि मतलब पहले ज़माने में जी, जो सोसाइटी आज बन चुकी है, यानी जैसे सड़कों का निर्माण जी, और आने जाने की व्यवस्था, जी, और फिर रह गया आपका खाने पीने की व्यवस्था, हर तरह के बदलाव को देखते हुए पहले के ज़माने में गरीबी इसी नाते बनी रहती थी कि लोग आना जाना, खाना पीना, हर बात में व्यवधान बनता था। जी, जैसे हम लोग जिस समय हाई स्कूल पास किए, उस समय यहाँ पर कोई आने जाने के एक ही ट्रेन चलती थी। अच्छा, और जबकि आज 4 ट्रेन चल रही है। तो उस समय ये सब बातों का व्यवधान
था और कुशलता इससे आगे मिलने में मुश्किल था जी। अब आजकल हर चीज़ की सुविधा हो गई जी। पहले सुविधाएं नहीं थी इस नाते जो है लोग पीछे रह गए और आज जितना आगे बढ़ रहे हैं अब यह रहा बात में कहने का मतलब ये है लोगों के अंदर कुछ उत्साहजनक बातें जो आजकल हैं वो पहले नहीं था जी। पहले भूमि सबके पास अधिक थी जी। खेती करने में लोग ज़्यादा तत्पर रहते थे जो बड़े बड़े लोग थे वो चाहते थे हमारे पास इतनी ज़मीन है अच्छा हमारा लड़का नौकरी क्या करेगा। जो गरीब आदमी थे बल्कि पढ़ाई लिखाई करके अपना कहीं कहीं सर्विस में आ जाते थे। तो ये सब बातें निहित हैं और अब आजकल सब जनसंख्या अधिक होने से बंटवारा हो गया और सब लोग छोटे छोटे हो गए इस नाते जो है आजकल सबको नौकरी की लालच ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा सबके पास खेती कम हो गई। ये सब बातें हैं अब जैसा। अच्छा ठीक है, अच्छा सुनने को समझने को मिल रहा है। तो अच्छा सर ये बताएं कि जैसे जो युवा पीढ़ी इसमें आना चाहते हैं, मान लीजिए उनको लेखपाल बनना हो या इस चकबंदी विभाग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अब उसमें जैसे कि क्योंकि देखिए अभी हमारे विद्यार्थी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे लेखपाल की पोस्टिंग होती है, कैसी क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होती है, चकबंदी के विभाग के बारे में कुछ उनको पता नहीं रहता है। तो आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि आपसे ये सब सीख पाएँ और लोगों को हम कम्युनिकेट कर पाएँ इस चैनल के माध्यम से। सो प्लीज़ अपनी राय व्यक्त करें। हाँ, तो इसमें कहने का मतलब यह है चकबंदी विभाग में प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। पहले इसका प्रशिक्षण कराया जाता है, ट्रेनिंग जी। तो जो ट्रेनिंग कर लेते हैं वो लिस्टेड कैंडिडेट रहते हैं और उस लिस्टेड कैंडिडेट का आधार जिसका जैसा मतलब योग्यता रहता है उस आधार पर उनको लिस्टेड कैंडिडेट मान करके नियुक्ति होती है। अच्छा। होती रहती है। ये सब प्रशिक्षण पर आधारित रहता है। अच्छा। और योग्यता तो मतलब कम से कम उसके लिए इंटर तो जरूरी है। बीए तक लोग उसमें भर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इंटर तो खास बात है। अच्छा, होना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है लेखपाल के उसमें हाँ, फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए। अच्छा सर, इस फील्ड में अवसर क्या है, कुछ और बताइए। इसमें कहाँ तक कितने मतलब तरक्की? सर इस बात का है जैसे चकबंदी मैनुअल जो है जी, चकबंदी मैनुअल के आधार पर भूमि संरक्षण वाली बात जो आती है। अच्छा। कि भूमि के विषय में आपको इतना अधिक जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे जी। कि कम से कम 10 आदमी आपसे रोज़ाना मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कि वो होशियार आदमी है ज़मीन के विषय में, क्योंकि भूमि एक ऐसी चीज़ है जी। कि सबको उस लैंड की जानकारी नहीं हो पाती है। और जो लेखपाल वर्ग होता है, लेखपाल वर्ग की ऐसी हैसियत होती है, लेखपाल इज राजपाल। अच्छा, लेखपाल इज राजपाल। राजपाल, क्या बात है। तो यह कहने का मौका मिलता है लेखपाल स्तर पर। जैसे अब एक गृहिणी घर की होती है, उसको घर की सारी जिम्मेदारी हर कोने उसको मालूम रहता है। वैसे ही उस गांव का लेखपाल होता है, उसके सीवान के पूरे कोने कोने की ज़मीन की जानकारी होती है। अच्छा। और वह प्राप्त कर लेता है और सबको समझा लेता है, सबको डील कर लेता है और सबका झगड़ा भी ख़त्म कर देता है। इस प्रकार का न्याय करने में वह बड़ा सकुशल होता है। बहुत सही हैं। अच्छा, ये आम जनता को जो गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो बहुत लोगों को लेखपाल के बारे में खैर कुछ पता नहीं है। तो आखिर लेखपाल का क्या रोल है समाज में, उनकी क्या भूमिका है समाज में, किन किन परिस्थितियों में या किन किन अवसर पे हम लेखपाल की सेवाएं लेते हैं, इस पे सर कुछ कहना चाहिए, चाहते हैं बताएं। जैसे ग्राम समाज की ज़मीन हुआ जी। ग्राम समाज की ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है जी। उस पर लेखपाल का रिपोर्ट लगाने का अधिकार है जी। उसको मना कर सकता है जी। कि आप एक गाँव समाज की भूमि है, प्रॉपर्टी है, प्रधान से उसको हटवा सकता है प्रधान के माध्यम से। और फिर दूसरी बात रह गई, कोई
अवैध कब्जा करने अगर जा रहा है अच्छा, तो उसको भी मना कर सकता है वह। अच्छा, उसके लिए 122B उसके लिए रिपोर्ट लगाने का अधिकार दे दिया गया है, मैनुअल है। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे मान लीजिए ड्यूटी इलेक्शन वाली आती है, उसमें भी लेखपाल सर्वोदय होता है। मतदान अधिकारी के रूप में जहाँ उसकी ड्यूटी लगती है, गांव-गांव में सबको प्रशिक्षण देता है जी, और वहाँ का साफ सफाई और व्यवस्था करता है कर्मचारियों का। अच्छा, ये सब उसकी लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती जी। हाँ, लायबिलिटी बनती है। यस यस। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि अब गाँव में व्यवस्था एक लेखपाल और प्रधान और मान लीजिए जैसे भूमि प्रबंधक समिति जो होती है जी, ये सब गांव के रक्षा के रूप में काम करते हैं जी। जैसे एक राज्यपाल और एक लेखपाल तो एक रक्षापाल समझ करके काम उसके अंदर निहित होता है जी। किसी भी काम के लिए लेखपाल को मर जाने पर वरासत दर्ज करना, बैनामा लेना है तो उसमें कागज पत्र समझना, अन्य बातें जो है ये सब लेखपाल के माध्यम से ही होता है और किए जाते हैं सब। अच्छा सर, देखिए जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने एक लाइन बोला था कि आपको तो सरकार द्वारा रिटायरमेंट मिल गया है, लेकिन आप खुद से रिटायर्ड नहीं हैं, आज भी आप अपने कार्यों में लगे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? आज भी देखिए आप इतना संगठित हो के सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके फिर आप लग जाते हैं, आप शाम तक इसी कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या आप खुद से रिटायर नहीं होना चाहते हैं? इसमें हमारे कहने का मतलब यह है जी, आदमी अपने जीवन काल में नियमित रूप से अगर इच्छा बनाए हुए है तो उसमें बात इस तरह की समावेश हो जाता है। अच्छा, कि हम बुढ़े नहीं हैं। अच्छा, हमको यह काम करना है, हमारी बातें अपेक्षित बनी रहती हैं। अच्छा, कि हमको यह काम करना है, हमको नहाना है, खाना है, रामायण पढ़ना है या गीता पढ़ना है। तो उस सब में अपनी जिम्मेदारी को बांट देने से आदमी की कुशलता बनी रहती है जी। जैसे नहाने की जिम्मेदारी आ गई, खाने की जिम्मेदारी आ गई, भगवान की पूजा पाठ की जिम्मेदारी आ गई, अपने जीवन काल के समस्याओं के विषय में काम करने की जिम्मेदारी आ गई, घरेलू जिम्मेदारी आ गई। इससे वह आदमी तत्परता बनी रहती है, तो अपने को बूढ़ा नहीं मानता है। मतलब आपने सोचा ही नहीं है कि मतलब कि मैं रिटायर्ड हूँ या 60 साल का हूँ या बूढ़ा हूँ? हाँ। अभी आपके मन में बिल्कुल नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चलता है। कब चलेगा ये? अब चलेगा जब, अब चलने के लिए बात तो यह आएगी सामने कि जब तक स्वस्थ रहेंगे तब तक चलाएंगे। अच्छा, और जब अस्वस्थ हो जाएंगे तब फिर देखा जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है। सारा सब कुछ आप दारोमदार स्वास्थ्य पे डिपेंड कर दे रहे हैं। मतलब जब तक उस ऊपर वाले ने आपको रखा हुआ है, हाथ पैर सलामत है, तब तक आप काम करेंगे। अच्छा, ये अभी काम करते हैं आप किसके लिए कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? क्योंकि सर आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं आप? हम रिटायर हो गए। हाँ। लेकिन हमारे पास जो गुण पैदा हुआ है, हाँ, हाँ। उस गुण के ग्राहक तमाम लोग हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है जी। चकबंदी में हम जो काम करते थे जिला स्तर पर जी। थे तो लेखपाल ही, लेकिन जिला स्तर के लेखपाल हम थे जी। हमसे 109 की कार्रवाई किया लोग कराते थे, यानी डबल काम। 109 एक धारा होता है, 109 का काम लेते थे और प्लस अपने लक्ष्य की पूर्ति भी करते थे जी। तो वह काम हमको करते करते बहुत दिन हो गया था, तो वह हमारी पीढ़ी एक काम की बनी हुई है, चली आ रही है और उसी को लोग करवाते आज भी हैं। कि वह होशियार आदमी है, उनसे जो है उनको ले जाकर फाइल दे दीजिए, वह लिख देंगे और आप उनसे लिखवाते रहिए।
इस नाते हमारे पास काम मिलता जाता है। तो काम का कुछ प्रतिफल भी लेते हैं कि सब सामाजिक सेवा है? नहीं, जो उनकी इच्छा बनती है वो देते हैं। अच्छा। हमारा कोई ऐसा नेचर नहीं है कि आप हमको दीजिए तब हम काम करेंगे, हम सेवा समझकर काम करते हैं। अच्छा सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप पेंशनधारी भी तो होंगे? जी, पेंशन हमको मिलती है, सरकार देती है, 25,000 रुपया हमको मिलता है। तो उतना तो पर्याप्त होगा सर आपके इस बुढ़ापे के लिए, अन्य नेसेसरी आप इसमें? पर्याप्त है, लेकिन वो पारिवारिक पेंशन है। अच्छा, उसका नाम है पारिवारिक पेंशन, ये समझिए। मैडम है आपकी? मैडम नहीं है। तो फिर खर्चा कहाँ करते हैं पूरा? खर्चा जैसे हमारे पास परिवार है, लड़के हैं, बाल बच्चे हैं, और फिर घरेलू खर्च है, शादी है, ब्याह है, तमाम काम है, तो उसमें हम संलिप्त नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाग करके? हमको उस परिवार के साथ जीवन बसर करना है। तो हम हाथ नहीं बटाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? जब सरकार पारिवारिक पेंशन कह करके दे रही है तो किसी न किसी माने में परिवार के साथ हमको समायोजित हो करके काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने परिवार का नाम लिया तो हम ये जानना चाहते हैं, इसे आप तो एक अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हैं, कितने बच्चे आपके हैं? हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 लड़के हैं, और लड़कियां? लड़कियां 2 थी। अच्छा। तो सब बच्चों का हम शादी उदी कर चुके हैं, सब शादी, सब बाल बच्चे। अच्छा, तीनों लड़के करते क्या, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तीनों लड़के में सब खेती का काम करते हैं। कोई ऐसा कोई सर्विस में कोई नहीं है? नहीं, सर्विस में तो नहीं है जी। एक नाती हमारा है, वो है जो है एमएससी किया है ना, हो एमएससी, एमएससी करके नेटवर्क का दुकान खोले हैं, डिजिटल सीएससी। अच्छा अच्छा। और उसी में 2 नाती काम करते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अच्छा अच्छा। और 2 नाती फिर जो 2 लड़कों के हैं वो सब अपना घरेलू काम धाम करते हैं, खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा सर। अच्छा सर, ये आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं, आपका उम्र कितना है, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमारा उम्र इसमें 78 के लगभग 78 है। जैसा कि हमने जो अनुमान लगाया था, जानकारी मिली थी 78 साल के हैं। अच्छा, आप काम करते करते बोर नहीं हुए हैं? ये जो अभी आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, आप कहीं से बोरिंग ऐसा माइंड में कुछ नहीं होता कि सब छोड़ दें और आराम से अपना बैठे, ऐसा कुछ? अब जैसे कहने का मतलब यह है कि समय काटने के लिए कुछ न कुछ काम की आवश्यकता रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। बेकार बैठने से आदमी का दिमाग बेकार हो जाता है। बहुत सही, बिल्कुल। और काम करने से आदमी की प्रेरणा बनी रहती है। बिल्कुल सही, क्या बात कहा सर ने। तो इस नाते कुछ काम जो है हाथ में लिए रहते हैं। अच्छा अच्छा। उसी में अपने मन को भुलवाए रहते हैं। अच्छा, 78 साल में ये मानता है कि जो आपका वृद्ध अवस्था है, तो अभी धार्मिक भगवान के लिए कितना समय निकाल पाते हैं, पूजा पाठ और उनके मनन के लिए? अब इसमें समय हम सुबह, हमारा डेली का ये नियम है कि सुबह बिस्तर से उठेंगे तो अपने हाथों के कर कमलों का हम नमस्ते करते हैं। उसमें यह पूजा करते हैं कि पूजा यह करते हैं कि कराग्रे वस्तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तु विष्णु प्रभाते कर दर्शनम। जी बिल्कुल। इसके बाद हम पैर रखते हैं जमीन पर तो पृथ्वी माता का स्मरण करते हैं कि समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी, नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व। ये हमारा बहुत दिन से चल रहा है। अच्छा अच्छा। इसके बाद हम अपना लैट्रिन गए, दतन कुल्ला किए, स्नान ध्यान जब करते हैं तो उसमें स्नान के समय ये भी श्लोक कहते हैं कि जैसे कहा गया है कि याद नहीं पड़ रहा है, देखिए। कोई बात नहीं। नहीं है, याद दिमाग में है, भूल जाता है ना। जवाब न डालिए। अच्छा, एक क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी तो एक प्रश्न हम ये करते हैं, कुछ सामाजिक, जैसे अभी आप 78 ईयर्स के हो चुके हैं, आपने समाज को देखा, समाज के
हिस्सा भी हैं, तो समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं या उनके अच्छे के लिए, या जो सामाजिक अभी बुराई चल रही है, तो कुछ अगर कोई सोशल मैसेज हो, सामाजिक संदेश हमारे इस चैनल सबकी सुनो के माध्यम से आप देना चाहते हैं सर? हमारे सोच में ये आता है जी, जैसे पढ़ाई के समय सब्जेक्ट होते हैं जी, उसी प्रकार आदमी को अपने नॉलेज से सब्जेक्ट अपनाना पड़ता है। सब्जेक्ट में आता है जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, गणित, हाँ, 3 तो परमानेंट है। यस। अच्छा, उसी के आधार पर आप इसको परमानेंट मान लीजिए। परमानेंट खाना, कपड़ा, रोजी आपको कैसे प्राप्त होगी उसका आपको व्यवस्था करना है जी। इसके बाद रह गया वैकल्पिक। जैसे आप पढ़ाई में वैकल्पिक विषय रखते हैं, उसी प्रकार से आपको वैकल्पिक विषय अन्य चीज़ों के लिए आपको आरक्षण करना पड़ेगा। और जब तक इस तरह का आरक्षण नहीं करेंगे, अपेक्षित नहीं रहेंगे, तब तक आपके लिए कुशलता मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, जी, जी। हमारा अनुभव तो यह लगा, जैसे आप रिश्तेदार आ गए, ठीक, हाँ। अब हमारा अगर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? केवल हमारा खाने का व्यवस्था है, केवल पहनने की व्यवस्था है, अपना ओरिजिनल चीज़ की व्यवस्था अपने पर, लेकिन आपके लिए वैकल्पिक विषय हमको रखना पड़ेगा। जी। तो इस तरह का भाव आदमी को अपना भाव बना लेना चाहिए। अच्छा, अच्छा। कहने का मतलब इस सब भाव को रहने से आदमी का संतुलन बना रहता है। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी एक जनहित में संदेश मिला। और अच्छा, ये किस विधानसभा में ये पड़ता है गांव? लक्ष्मीपुर? यह 9वां विधानसभा में पड़ता है। तो इस समय चुनावी माहौल है, तो चुनाव को लेके कुछ अगर आपका, क्योंकि एक बुजुर्ग भी हैं और रिटायर्ड अधिकारी भी हैं सरकारी, तो कुछ सरकारी अगर गवर्नमेंट को कुछ मैसेज इस वीडियो के थ्रू, और चुनाव के बारे में कुछ अगर आपके मूड में कुछ चल रहा है दिमाग में, तो कुछ ज़रूर शेयर करें। अब इसमें कहने का मतलब यह आ रहा है, जैसे आजकल पार्टियां जो हैं बहुत बहुमत में चल रही हैं। बहुमत ऐसा टक्कर पर है कि उसमें कहा नहीं जा सकता, जिसमें 2 मुख्य आ रहे हैं, सपा और बासपा और भाजपा, ये 3 मुख्य हैं। तो हमारे यहाँ उम्मीद देखिए टकराव 2 ही में आएगा। कौन कौन? सपा और भाजपा में। बासपा में कम आएगा। बहुजन समाज। अच्छा, बहुजन समाज जो बहुजन समाज पार्टी, उसके यहाँ पे कैंडिडेट कौन है? वो है अमनमणि त्रिपाठी है। अच्छा, अच्छा, उनका मतलब रुझान कम है? रुझान तो है, बशर्ते रुझान के साथ साथ उनका भाव जो है इस समय कम है। कम है मतलब सपा और बीजेपी के तुलना में कम है। अच्छा, अच्छा। भाव तो इनका था, बहुत अच्छा भाव था। जी, जी। लेकिन कुशल न होने के कारण अच्छा, अच्छा, इनके हाथ से छूट गया। अच्छा, अच्छा। अच्छा, इस उम्र 78 साल के अभी आप चुनाव मतलब वोट देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, अच्छा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक सोशल अवेयरनेस है सर की तरफ से। 78 ईयर 80 साल के लगभग हैं, तो इस उम्र में भी अपना मतदान अधिकार होता है, वो ज़रूर अपना आप मतदान कीजिए, ठीक है। और आपको अपने हिसाब से जो भी पार्टी, जिस भी आधार पे आप लोगों को वोट देना चाहते हैं, आप ज़रूर दें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं तो लास्ट आप? अब लास्ट में कुछ पूछिए तो कुछ और बात सोचिए। नहीं, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो कुछ कह सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, कोई सामाजिक संदेश विद्यार्थियों के लिए, या आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से मुलाकात हुआ, बात हुआ, और बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला। रिटायर्ड कांगो ऑफिसर रहें और साथ साथ 78 ईयर्स के बुजुर्ग भी हैं, तो हर चीज़ें एक समझिए एक मिश्रण है इनके अंदर। और आज भी तजुर्बा है काम करने का। देखिए, वही कौशल जो एक जवानी में थी, आज भी आप कैमरे में देख सकते हैं, अभी करने के लिए पूरा तत्पर रहते हैं, और इंडिपेंडेंट सब कुछ करते हैं। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल, इनके पास फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी सोचते हैं कि अपनी बुढ़ापा, बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो कि चाय की दुकान पे इधर उधर अपना समय काट देते हैं किसी के यहाँ, लेकिन सर का सिस्टम जो है, बाबा जी का, सुबह से लेकर शाम तक अपने व्यक्तिगत कार्यों में जाता है
और जो भी इनके पास युवा पीढ़ी आता उनको अच्छे से गाइडेंस करते। तो हमें जानकारी मिला और हमने भी सोचा कि एक बार बाबा जी को, सर को सुना जाए और इस माध्यम से आपके पास ये अवेयरनेस, जागरूकता लाया जाए कि देखिए कोई उम्र नहीं होता है। अभी आपने भी कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तो एक मूवी आई थी कि बूढ़ा होगा तेरा बाप। तो देखिए बूढ़ा होने का कोई समय सीमा नहीं होता, जब तक स्वस्थ हैं तब तक अपने कार्यों को अच्छे मन से करिए और अपने समय का सदुपयोग करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए लोगों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।